वेब सीरीज स्टोरी एक्सप्लोरेशन वाइट बॉय रिक। 2018 की ये फिल्म एक अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा है। इसके साथ ये फिल्म रिचर्ड वस की सच्ची कहानी को बयां करती है। इसे डायरेक्ट किया था इयान डेमेंज ने। राइटिंग का काम किया था एंडी विस्ट ने। फिल्म में मुख्य रूप से एक्टिंग की थी रिची मैरिट, मैथ्यू मैकेनगी और बेल पाउली ने। फिल्म को 2018 में टेलुरिड फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया था। इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो यह 6.5 जो कि काफ़ी बेहतरीन है। ये कहानी है रिक की। वो एक सिंगल फादर है, डेट्रॉइट में रहता है। दौर चल रहा है 1984 का। इस समय क्रैक एपिडेमिक अपने पीक पर है और साथ में वॉर ऑन ड्रग्स भी हाइट पर है। उसकी बेटी डान अपने पिता के एक्टिविटीज़ से खुश नहीं है। वो नहीं चाहते कि उसका पिता इन सब इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे और इसी क्रम में आज उसने अपने पिता को छोड़ दिया। इसके साथ उसने अपने भाई रिकी को भी छोड़ दिया। अब रिक अकेला रह गया अपने बेटे रिकी के साथ। रिक दरअसल गन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, उन्हें बेचता है और इलीगल तरीके से ड्रग्स की सप्लाई करता है। इन सब में उसने अपने बेटे रिकी को भी शामिल कर लिया है। अब रिकी भी साइलेंस AK-47 को बेचता है और साथ में लोकल गैंगस्टर जॉन कैरी से दोस्ती कर ली है। रिकी इस गैंग में शामिल होते होते उसने जॉनी के भाई बू से भी दोस्ती कर ली। अब बू और रिकी बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। पर बड़ी ही जल्दी रिक की एक्टिविटीज़ FBI के अटेंशन में आ गई। आज FBI के 2 एजेंट एलेक्स और फ्रैंक पहुंचे हैं रिक के घर क्वेश्चन करने के लिए। उनको दरअसल रिकी एक एसेट की तरह लग रहा है जो इस गैंग का पर्दाफाश कर सकता है और इन सब में वो इनकी मदद भी कर सकता है। इन दोनों एजेंट्स को ये अच्छी तरह दिख रहा है कि रिकी किस तरह क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व है। उन्हें ये भी लगता है कि वो बड़ी अच्छे से इसे मैनिपुलेट भी कर लेंगे। इस समय तो चले गए क्योंकि रिक रिकी के सामने था, पर बाद में उन्होंने रिकी को फॉलो करना जारी रखा और जैसे वो अकेले में मिला उसे कहा, तुम हमारे अंडरकवर ड्रग इन्फॉर्मेंट बन जाओ और हम तुम्हारे पिता को सारे गुनाहों से मुआफ़ कर देंगे और साथ में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हारे पिता को इम्यूनिटी भी मिल जाएगी और साथ में तुम ड्रग की सेलिंग करते रहोगे ताकि किसी को भी शक न जाए कि तुम FBI के इन्फॉर्मर हो। रिकी इस समय FBI के एजेंट्स की बातों में आ गया। अब उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। एक तो वो ड्रग सप्लायर के तौर पे भी काम करता है और साथ में FBI का इन्फॉर्मर भी है। फिलहाल रिकी अपने नए लाइफस्टाइल से बड़ा आकर्षित है और धीरे धीरे उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में भी अच्छा खासा नाम बना लिया है। अब वो एक क्रेडिबल ड्रग सप्लायर बन चुका है। कभी कभी तो उसके पिता रिक को अपने बेटे पर शक होता है। आज दरअसल जब वो अपने बेटे के बेडरूम में गए तो उसके बेड के नीचे हज़ारों डॉलर मिले। ये सब काफ़ी था शक बढ़ाने के लिए। उन्होंने तुरंत ही रिकी को कन्फ्रंट किया और कहा कि आखिर तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, तुम मुझसे छिपा के ऐसा कौन सा काम कर रहे हो। इस पर दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। कुछ दिनों के बाद रिकी पहुंचा अपनी बहन डान से मिलने। आज दोनों डिनर पे मिले थे शाम को, पर तभी उनके दादा की कार चोरी हो गई। दोनों ने चोर का पीछा किया कार के पीछे, पर इतने में ही यहाँ पर इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बाद में रिकी के हैंडलर्स ने इन्हें बेल दिला दी, पर इन सबसे जॉनी को शक बढ़ना लाजमी था। आखिर पुलिस ने रिकी को इतनी जल्दी छोड़ कैसे दिया। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जॉनी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है लास वेगास में। इवेंट था बॉक्सिंग मैच का। जॉनी ने अपने राइवल ब्लैक एड को हरा दिया। हराने के बाद उसने शैंपेन के बोतल से भी उस पर वार किया। इसके बाद वो ड्राइव करते हुए अपने राइवल लियोन लुकस के घर पहुंचा। यहाँ उसने अपने एक नेफ्यू को ही मार दिया। उसको शक है कि उसका नेफ्यू भी उसके राइवल से मिला हुआ है। अब रिकी को रियलाइज़ हो रहा है कि जॉनी ने अपने नेफ्यू को मारने के लिए जिस AK-47 का इस्तेमाल किया था वो दरअसल उसी ने सप्लाई की थी। यानी वो खुद को भी इन्वॉल्व महसूस कर रहा है इस मर्डर में और वो अपने आप को वजह भी मान रहा है इस मर्डर में। आजकल वो अपनी प्रोफाइल काफ़ी लो रख रहा है इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और साथ में अपने पिता से रिश्ते भी सुधार रहा है। इन सब में एक दिन उसकी मुलाकात हुई ब्रेंडा से। दोनों साथ में बैठे थे बीच के बगल में और इस तरह दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए। पर जॉनी का शक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है रिकी पर। उसे अब ऐसा लगने लगा है कि रिकी FBI का इन्फॉर्मर है। इसलिए आज उसने नग को रिकी के घर भेजा और नग ने मौका देखते ही रिकी के पेट में शूट कर दिया। बाद में रिकी को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में एलेक्स भी आई उससे मिलने और कहा, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ उन सब के ज़िम्मेदार हम भी हैं, पर अब हमारे पास काफ़ी सारे सबूत हैं जॉनी के ख़िलाफ़ और उसके सेफ हाउस के ख़िलाफ़, और अगर तुम ये शूटिंग को भूल जाओ तो हम तुम्हारे पिता के ख़िलाफ़ सारे चार्जेस को हटा देंगे।
इस समय रिकी वही कर रहा है जो कि एलेक्स कह रही है। थोड़े टाइम के बाद अगला साल आ गया है। अब 1986 चल रहा है। ब्रेंडा के भाई ने रिकी से कहा, ब्रेंडा ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया है और तुम उसके पिता हो। रिकी ने ब्रेंडा और अपने बच्चे के बारे में रिक को बताया। अब दोनों बाप और बेटे पहुंचे इस बच्चे को देखने। इस बच्ची को देखकर दोनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। थोड़े दिनों के बाद इन्हें डान भी मिल गई एक ड्रग हाउस में। वो वैसे तो इनके साथ नहीं आना चाहती थी, पर रिक ने ज़बरदस्ती उसे पकड़ा और अपने घर ले आया। यहाँ उसको डिटॉक्स किया गया। इसका मतलब डान के लीवर से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हटाया जाएगा। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद डिटॉक्सिकेशन का प्रोसेस पूरा हो गया और अब डान रिकवर कर चुकी है। 1987 में रिकी वापस अपने काम पर आ गया। अब उसने क्रैक सेल करना शुरू कर दिया है और साथ में जॉनी का सारा बिजनेस संभाल लिया है। इन सब के साथ ही उसने जॉनी की वाइफ कैथी के साथ भी रिश्ता बना लिया है। रिकी के पिता का हमेशा एक सपना था वीडियो स्टोर खोलने का। अब रिकी को महसूस हो रहा है कि उसके पास काफ़ी पैसे हैं इस सपने को पूरा करने के लिए। पर बड़ी जल्दी FBI ने रिकी को अरेस्ट कर लिया। उसके पास बहुत सारे ड्रग्स के पोजीशन मिले हैं और साथ में उसके इंटेंशन कि वो इन सब को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था, ये चार्जेस लगे हैं और इन चार्जेस के बिना पर उसे उम्र कैद भी हो सकती है। रिकी के हैंडलर्स ने इन सब से अपना हाथ खींच लिया है। उनका कहना है कि उनका रिकी के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में वो रिकी से मिले और कहा, हम तुम्हारी उम्र कैद को कम कराने में मदद कर सकते हैं अगर तुम हमारी आखिरी ड्रग डील में मदद करो। रिकी ने सोचा क्यों ना एक फाइनल टाइम पर एक डील और कर ली जाए, शायद इन सब से उसे कुछ हेल्प मिल जाए। इस समय कैथी भी उसकी हेल्प कर रही है इस लार्ज शिपमेंट के ड्रग को पहुंचाने में। पर इतने में FBI ने रेड कर दी इस डील पर और सारे लोग पकड़े गए। कोर्ट में रिकी को गिल्टी पाया गया और उसे उम्र कैद की सज़ा हुई है। रिकी ने अपने पिता को उस डील के बारे में बताया जो उसने FBI के साथ की थी और वो इन्फॉर्मर बना था। रिक इस पर FBI के एजेंट्स के पास गया और कहा, आपने मेरे बेटे के साथ जो डील की थी उसे पूरा करिए। पर FBI के एजेंट्स ने बहाना बनाकर इसे टाल दिया। इन सब बातों को अब 1 साल बीत चुका है। पिछले 1 साल से रिकी जेल में है। जेल में उसे डान और रिक मिलने आए और साथ में ब्रेंडा अपनी बच्ची के साथ भी यहाँ पहुँची। रिकी इस समय बड़ा इमोशनल था। रिक ने अपने बेटे को उम्मीद देने की कोशिश की और कहा, फिक्र मत करो, बहुत जल्द हम तुम्हें यहाँ से छुड़ा लेंगे। पर वो जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। रिकी भी अपने काम पर पश्चाताप दिखा रहा है। वो कहता है, मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो चुकी, मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। ये सब सुनकर रिक बड़ा इमोशनल हुआ। उसने कहा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें एक ईजी लाइफ नहीं दे पाया जो कि हर पिता अपने बेटे को देता है। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। जो कुछ हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। वास्तविक कहानी में रिकी को 30 साल तक जेल में रखा गया। ये रिकॉर्ड है मिशिगन में कि एक अहिंसक अपराधी को इतनी बड़ी सज़ा दी गई। फाइनली 2017 में उसे पेरोल पर रिहा किया गया। उसके पहले उसके पिता की मौत 2014 में हो गई थी। रिकी की डॉटर केशा हैप्पीली मैरिड है और अब उसके 2 बच्चे हैं। अपराध के जिस बीज को रिक ने बोया था उसकी फसल कुछ ऐसी उगी कि उसका बेटा रिकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिता बैठा और तो और अपनी बेटी की शादी में भी शरीक नहीं हो पाया। अंत में रिकी की आवाज़ आती है जिसमें वो कहता है, मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। जेल में हर दिन मैंने उम्मीद में बिताए कि शायद कभी तो मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। और ऐसे एक एक दिन गिनते गिनते 30 साल गुजर गए। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। आपको इसमें क्या सीख मिली कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। ये कहानी आपको कैसे लगी उसे भी मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।